मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे आपने बीटेक की और उसके जस्ट बाद आपने एग्जाम निकाल दिया। बीटेक में हम इतना तो क्या लगता है कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना एग्जाम से पहले? अगर 50 मार्क्स का जो आता है वहाँ पे रीजनिंग आपको एटलीस्ट 50 मिनट्स में तो कवर कर ही लेना चाहिए। तो कैसे ये टाइम मैनेजमेंट आपने फॉलो किया और कॉलेज के साथ कैसे निकाल दिया पेपर पहली बार? यही था कि जो सब्जेक्ट अभी सेमेस्टर में चल रहे हैं उनकी प्रिपरेशन ऐसी कर लो कि वो बाद में लैग न कर जाए। हाय एवरीवन, तो आज हमारे साथ है दिव्यांशु मिश्रा, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी एग्जाम क्लियर किया है। तो आज सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे, अपनी रैंक बताएंगे, डिपार्टमेंट, और फाइनली मतलब सिलेक्शन लेके आपको कैसा लग रहा है? मैम, मेरा नाम दिव्यांशु मिश्रा है। मैम, मेरा ये पहला अटेम्प्ट था और मेरी रैंक आई है 1024 और मुझे डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ है बीआरओ। मैम, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वही चीज़ मिल गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसा कि हमने सीबीटी 1 के बाद भी बातचीत करी थी और तब भी आपने कहा था कि सर ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि मेरा पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हुआ और आज आपका सीबीटी 2 में भी सिलेक्शन हुआ है, तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। एक बार दिव्यांशु मुझे अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि कहाँ से आपने एजुकेशन करी है, आपने 10th कहाँ से करी, 12th कहाँ से करी, और अगर बीटेक या ग्रेजुएशन कहाँ से करी, उसके बारे में बताओ। सर, मैंने अपना 10th कंप्लीट किया है हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से, यही अपने मतलब जहाँ मैं रहता हूँ नेटिव प्लेस से ही, और 12th भी मैंने यहीं से कंप्लीट किया है, वो भी यूपी बोर्ड से ही था। फिर मैंने बीटेक में एक एडमिशन लिया यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जो कि नैनी प्रयागराज में है, सिविल इंजीनियरिंग में। तो सर वहाँ से मैंने अपना बीटेक स्टार्ट किया और अभी जुलाई में मतलब कंप्लीट हुआ है मेरा बीटेक। और सर मेरा ये सर, तो उसके बाद जब 7th सेमेस्टर में था सर मैं, तो मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। मैं कैंपस प्लेसमेंट लेके चला गया था बाहर। तो फिर 8th सेमेस्टर मैंने सर पूरा काम किया वहाँ पे, मतलब कैंपस में था, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। उसके बाद सर फिर जुलाई से मैंने वहाँ पे रिजाइन डाल दिया और फिर आके मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जब मैं आया तो मुझको आइडिया नहीं था कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा प्लेटफॉर्म लूँ। तो सर उसी टाइम पे लॉन्च हुआ था इंजीनियर्स वाला का कोच ये। तो सर लेकिन तब तक काफ़ी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे, बैच कई सारे थे, ए था, बी था, सी था। तो मैंने देखा कौन से बैच में कम सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं। सर अशोका बैच थी, मैंने उठाया वहाँ से। लेकिन तब तक मैम का सर्वे कंप्लीट हो गया था, आपका सवाल भी कंप्लीट हो गया था। तो फिर वो सारे लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग सारे कवर किए। और सर एक बार में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लेके सर धीरे धीरे फिर सिलेबस को कंप्लीट किया और एग्जाम दिया सर उसके बाद। अच्छा दिव्यांशु, ये बताना आप कहाँ से है, आपके घर में कौन कौन है, मतलब आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मैम, मेरे पेरेंट्स मैम, पापा मेरे कोटेदार हैं, वो मतलब वो होता है राजस्व वो विभाग होता है उसमें है। और मेरी मम्मी हाउस वाइफ ही है। मैं जसरा प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश। और मेरी तो सिस्टर है सर, वो भी एग्जाम। ठीक है, तो मैं जैसे समझ पा रहा हूँ, जैसे आप पहले हिंदी मीडियम से थे, ठीक है, 10th आपने हिंदी मीडियम से की, यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से करी, फिर आपने अब बीटेक में अप्लाई किया, तो एक बहुत सारा बच्चों की ये दिक्कत आती है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम उनको रहती है, मतलब वापस इंग्लिश में चीजों को समझने में दिक्कत रहती है, जो कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है उसको कभी हिंदी और कभी इंग्लिश इस तरह से होता है। तो आपने कैसे इस चीज को टैकल किया, ये हिंदी और इंग्लिश वाली प्रॉब्लम, क्योंकि आपका बेस भी हिंदी का था, और अगर हिंदी बेस के साथ भी आपने इंग्लिश में कंटेंट पढ़ के रैंक निकाली पहली बार में, तो ये मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करेगा। आप अगर इसका तरीका बता सकते हैं। सर स्टार्टिंग में थोड़ा सा सर प्रॉब्लम होती है, जैसे एकदम जब स्टार्ट होता है फिर धीरे धीरे आदत पड़ने लगती है सर, फिर चीजें क्लियर होने लगती हैं। तो जैसे जब स्टार्टिंग मैंने गया वहाँ पे एडमिशन लिया, पर जितने बच्चे थे सारे कोई आईसीएससी बोर्ड से था, कोई सीबीएसई बोर्ड से था। लेकिन सर वहाँ पे टीचर्स बहुत सपोर्ट, तो टीचर का सपोर्ट सब बहुत ज्यादा होता है, वो अगर सपोर्ट करते सर सब चीजें शॉर्ट आउट हो जाती हैं आराम से। बिल्कुल सही बात है। यस और मैम। मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे आपने बीटेक की और उसके जस्ट बाद आपने एग्जाम निकाल दिया। बीटेक में हम इतना सब्जेक्ट्स को, तो मतलब आपको क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की, जैसे आप तैयारी स्टार्ट कर रहे थे, आपको कुछ चीजें ऐसी लगी होंगी कि ये तो बीटेक में कभी सुनी भी नहीं थी और एग्जाम के लिए हम, तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको आई होंगी उस टाइम? कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बीटेक में बहुत ज्यादा अंतर है मैम। बीटेक में जैसे जो पढ़ा था, तो मैं जब मेरा एक एग्जाम था टाटा का,
टाटा स्टील का आया था एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम। तो मैंने जब उसका एमसीक्यू दिया मैम, वो पहला एग्जाम था मेरा, तो मुझको समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, क्योंकि मैम वो कहीं से भी एमसीक्यू उसमें से आ जा रहे थे। थियोरेटिकल नॉलेज तो जो थी वो थी। तब मैं समझ में आया कि कंपटीशन बीटेक के भरोसे तो नहीं निकलने वाला। फिर मैंने बिल्कुल। स्टार्ट किया एक एक सब्जेक्ट करके। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब समझ में आया कि हाँ यहाँ से पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये चीज नहीं पढ़नी है, तो उसके बाद धीरे धीरे ऐसी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। चलो बहुत बढ़िया। तो आप इंजीनियर्स वाला के अशोका बैच सी से है ना? यस सर। ठीक है, तो ये बताओ कैसे इंजीनियर्स वाला ने आपकी हेल्प करी, मतलब जो डीपीपीज वगैरह भी आपको प्रोवाइड होती है, कैसा आपको लगता है ओवरऑल कल्चर क्या लगता है, कितनी मदद मिली आपको अपनी प्रिपरेशन? सर बहुत ज़्यादा मदद मिली सर। जैसे क्लासेस रेगुलर चल रही थी, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर अपडेट होता रहता था, डीपीपी जो मिलती रहती थी सर, टेस्ट हर वीक होते रहते थे उससे। सर इन सब से इतनी ज़्यादा हेल्प मिली है कि कॉन्सेप्ट तो सर एकदम क्लियर होते जा रहे थे। जैसे जो पढ़ रहे थे उसका डीपीपी लगा लिए, टेस्ट दे लिए, तो कहीं प्रॉब्लम आई ही नहीं। उसके अलावा सर जैसे टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी डाउट डाल दो तो उसका तुरंत सोल्यूशन मिल जाता था। तो सर लैग कहीं आया ही नहीं, लगातार एकदम स्मूथ। अच्छा, जैसे आप तैयारी कर रहे थे ना, आपने एक रूटीन फॉलो किया होगा कि आप सुबह उठते एक, तो थोड़ा उसके बारे में बताओ। जैसे अभी जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तो थोड़ा उससे हेल्प मिल जाएगी। आप कब उठते थे, कितने टेक्निकल सब्जेक्ट आपने एक साथ मतलब स्टार्ट किए थे पढ़ना, ताकि सिलेबस भी टाइम से हो जाए, रिवीजन भी हो जाए? मैम मेरे साथ ऐसा था कि टाइम तो बहुत कम था मेरे पास। तो मुझे एक बार में 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करने पड़े। तो मैं सुबह पहले 8 बजे उठता था। उसके बाद 8 बजे से स्टार्ट करता था कोई पहला सब्जेक्ट। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टील, सर्वे और हाइड्रोलॉजी से स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन। तो 8 बजे सर की क्लास चलती थी उसका टाइम पे सुबह। तो सर की लाइव क्लास अटेंड करता था स्टील की। उसके बाद वो कभी 11 बजे तक चले, कभी 10:30 बजे चले, जितना चले। फिर उसके बाद उठा, उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता किया, कुछ इधर उधर, फिर 12 बजे से अगला सब्जेक्ट लेके बैठ जाता था। फिर वो चला 2:30-3 बजे तक। फिर उसको जो कंप्लीट हुआ तो फिर 1-2 घंटे का ब्रेक लेके फिर अगला सब्जेक्ट। फिर मैम रात को एक बार जितना मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट रहता था उसका पूरा रिवीजन, और जितने टॉपिक तक होते थे उसका पूरा वीआईक्यू कंप्लीट कर लेता था उसी दिन। देखो ये सबसे बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया दिव्यांशु। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली जो मैं क्लास में बहुत बार बोलता हूँ, कि जब भी हम रिवीजन करते हैं, रिवीजन के लिए 13721 वाला रूल फॉलो करना चाहिए। मतलब रिवीजन आपके पास पहले दिन जिस दिन पढ़ा उसी दिन रिवाइज कर लो, 3 दिन बाद रिवाइज करो एक बार। रिवीजन का मतलब है रिवीजन, मतलब दोबारा उसको देखना। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे का लेक्चर आप वापस 1 घंटा देख रहे हो। रिवीजन का मतलब है 1 घंटे का लेक्चर आप 5 मिनट में, 10 मिनट में उस चीज को वापस रिवाइज कर पा रहे हो। उसकी होता है रिवीजन का मतलब सबसे पहले तो 13721 पहले दिन ही आपने भी बताया कि जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, दिन के एंड में आप देखते थे पूरे दिन आपने क्या पढ़ा, उसको आपने फिर से रिवाइज कर लिया। तो ये बहुत ही साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक है। अगर आप ये रिवीजन इस तरह से करते हो, मतलब 1 दिन पे, फिर 3 दिन पे, फिर 1 वीक पे, तो जब 21st डे पे आप रिवाइज करोगे तो आपका टाइम जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसी चीज को लेके परेशान रहते हैं कि सर रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, हम तो क्लासेस में इतना बिजी हैं कि हमें रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा, हमें नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बार रिवाइज करोगे तो हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन यही जब डबल, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम रिवाइज करोगे तो वो टाइम आपका बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात दिव्यांशु आपने बताई है कि रिवीजन उसी दिन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं लैग रह जाता है सर, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी क्या होता है दिव्यांशु, जैसे हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं और हमसे क्वेश्चंस नहीं, या हम टेस्ट लगा रहे हैं और नहीं बन रहे क्वेश्चंस, फिर थोड़ा डिमोटिवेशन आता है कि हमने इतना पढ़ा भी कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को वो डिमोटिवेशन आ रहा होगा जो अभी प्रिपेयर कर, तो आपने उसके साथ कैसे डील किया? मतलब जो नहीं बन रहे थे फिर उस कैसे काम किया आपने, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, या उस पर जो भी आपने मतलब टैकल किया उस प्रॉब्लम को किस तरीके से? मैम जैसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे बेसिकली वो, जैसे उसका मेरा कॉन्सेप्ट या तो गड़बड़ है या तो मेरी अप्रोच उस पर खराब है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी हुए थे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे, और डाउट हम पूछ भी सकते थे आप लोग से डायरेक्टली में, हम लोग को ये भी फैसिलिटी दी गई थी। तो जैसे जो भी कॉन्सेप्ट उसमें कमी है उसको एक बार देख लेना, क्वेश्चन उसी तरह के कई सारे प्रैक्टिस कर लिए मैम फिर उसी से। और जब मेन एग्जाम में ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे थे तो वही ऑप्शन था कि हाँ इसके बीच ज़्यादा टाइम ना देके स्किप करो और लास्ट में इसको दोबारा एक टाइम देंगे। तो मैम वही है कि कॉन्सेप्ट जहाँ पे है वो क्लियर हो जाता है एक बार तो सारे क्वेश्चन फिर बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दिव्यांशु ने। देखो यहाँ पर दिव्यांशु ने आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताया है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने पूरे साल तैयारी करी है
तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एग्जाम में 100 के 100 क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होंगे या 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे, लेकिन अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको 36 सेकंड मिलेंगे, CBT 2 में 72 सेकंड्स मिलेंगे, तो 36 सेकंड में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उस क्वेश्चन में उलझे रहे। तो आप क्या करो, उसको स्किप करो और आगे बढ़ो। यही स्ट्रैटेजी दिव्यांश ने भी अपनाई और मुझे लगता है कि बहुत सही एज में, बहुत सही टाइम पर इन्होंने अपनी सक्सेसफुल जर्नी क्लियर करी है और BRO जैसे डिपार्टमेंट में इन्होंने नौकरी ली है। बहुत ही बढ़िया। ये छोटी छोटी बातें होती है जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो सक्सेस का टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। बहुत जल्दी आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहां लोगों को अक्सर पहुंचने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। दिव्यांश भी बहुत अच्छी बात है यार, ये बहुत बहुत बढ़िया बात बताई आपने। मुझे एक बात बताओ कि CBT 1 की तैयारी तो आपने कर ली और CBT 1 सबको पता था इस बार कि हर बार होता है जैसा ही हुआ, पैटर्न भी सब सेम है, सब कुछ बढ़िया है, तो ये एग्जाम तो सर्टेन था, CBT 1 तो सर्टेन था, लेकिन CBT 2 के बारे में किसी को पता नहीं था। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी CBT 2 के लिए लगाई और मतलब कैसे आपको हेल्प मिली CBT 2 के अंदर, और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया या फिर से पूरे सब्जेक्ट को वापस से कवर किया? सर CBT 2 के अंदर मेरा सर इतना तो क्लियर था कि जैसे जब CBT 1 क्लियर हुआ तो कई सेशन भी आया, उसने बताया कि लेवल जो रहेगा वो ESE और BEd के बीच का रहेगा, क्योंकि 1 घंटे में हम करने हैं, टोटल 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने थे उससे। तो सर उसमें ये था कि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो क्वेश्चन सीरीज भी लॉन्च हो गई कई सारी, तो उसको भी अटेंड किया। तो वहां से पता चला कि गेट के भी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सेल्फ से बना के उसका करा रहे हैं और ESE के। तो फिर मैंने सर PYQ लगाना शुरू कर दी, फिर पूरे गेट के PYQs कवर किए, ESE के प्री के पूरे PYQs कवर किए, और फिर पूरे सब्जेक्ट नहीं कवर किए जितने मेरे CBT 1 में प्रिपेयर थे, और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और मैंने कंप्लीट कर लिया था उसी बीच में, उसका रिवीजन कर लिया था, क्विक रिवीजन पूरा, ताकि फॉर्मूले और जो भी वैल्यूज कुछ होती है वो सारी मुझे याद रह जाएं, और फिर सारे PYQs प्रैक्टिस कर ली वहां से। सर इसी तरीके से प्रिपरेशन हुई इसकी। बिल्कुल। और सर एक और डाउट रहता है मतलब स्टूडेंट्स का, जैसे मान लो मैंने इस मंथ में एक सब्जेक्ट कवर किया, 3 महीने बाद भूल जाते हैं अगर हम रिवाइज ना करें, होता है फिर हमें लगता है नहीं है, शायद आपके साथ भी हुआ हो। तो फिर रिवीजन के लिए हम ऐसा मतलब आपने क्या ऐसे किया कि आपको वो लास्ट टाइम तक याद रहे, मतलब जब हमें एग्जाम देने जाना? मैं जो भी सब्जेक्ट का मेरा 15 दिन अगर पूरा हो जाता था तो मैं कोई ना कोई संडे उठा के उस सब्जेक्ट को एक बार पूरा रिवाइज कर लेता था, ताकि वो सब्जेक्ट मेरे दिमाग से जाए ना। क्योंकि मैम जब हाइड्रोलॉजी तो मैंने सबसे पहले कंप्लीट कर ली, पर लास्ट डे तक तो चली जाती ना, तो उसको बीच में मैंने 1-2 बार रिवाइज कर लिया था पूरा पूरा, और उसके PYQ बीच बीच में एक बार, तो मैंने PYQ लगभग 3 बार लगाए हैं पूरी बुक से SSC। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमेशा ये सजेशन भी दिया जाता है सब बच्चों को, देखो कितना सिंसियरली आप फॉलो करते हो सजेशन को, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सक्सेस होगे। दिव्यांशु ने बताया 3 बार PYQs लगाया, और आपको यही बोला जाता है किसी भी एग्जाम को समझने के लिए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है, किन कॉन्सेप्ट को वो एग्जाम डील करता है। सारे सब्जेक्ट्स में हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो बार बार सालों साल पूछी जाती है। तो जब आपको उस तरह का एक्सपीरियंस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है दिव्यांशु। मुझे एक बात बताओ दिव्यांशु कि आपने डिपार्टमेंट चूज किया, प्रेफरेंस चूज करी, बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि डिपार्टमेंट हम कौन सा चूज करें, या फिर अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग किया आपने, या फिर आपकी कोई पर्सनल चॉइस थी, या जो BRO आपकी फर्स्ट चॉइस थी, या फिर आपकी डिपार्टमेंट कोई और चाहिए था लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको BRO मिला? सर डिपार्टमेंट का मुझे CPWD चाहिए था सर, एक सिविल इंजीनियर के एक तरह से ड्रीम होता है सर CPWD में जाना। और सर उसके बाद मैंने MES डाला था, फिर डाला था CWC, उसके बाद सर मैंने BRO डाला था, पर कुछ मार्क्स से मेरा रह गया इस बार, तो मुझे BRO एलोकेट हो गया। चलो बढ़िया, मतलब अपना जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको हमेशा रखना चाहिए टॉप पे। हाँ जो भी आपको लगता है कि आपको इस डिपार्टमेंट में जाना है और वो बेस्ट ऑप्शन रखो, और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जो भी ऑप्शन अलॉकेट हो वो आपको मिल सकता है। वैसे सारे डिपार्टमेंट से बढ़िया होते हैं, CPWD हो, MES हो, CWC हो, या फिर आपका BRO हो, चारों डिपार्टमेंट, फराक्का बैराज डिपार्टमेंट हो, सब डिपार्टमेंट एकदम बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। और कहीं पर भी सरकारी नौकरी लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर BRO भी है तो BRO ऑल तो आपकी 4th चॉइस थी, लेकिन मुझे लगता है ये लाइफ में आपकी फर्स्ट चॉइस बन जाएगी, क्योंकि आप पहली बार आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप ये माइलस्टोन अचीव किया है। तो BRO जो है वो आपके लिए मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है जो आपको मिला है।
ठीक है। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना मतलब बहुत बड़ी बात है, और इस पर पेपर का लेवल भी बहुत ज्यादा था, और आप जस्ट कॉलेज के बाद एग्जाम निकाल रहे हो, ये अपने में ही बात है। मतलब साथ में आपने सारा सिलेबस कंप्लीट किया, आपने नोट्स बनाए, फर्स्ट टाइम आप सब कर रहे थे, आपने रिवीजन किया और एग्जाम निकाला। तो इसके लिए मतलब बहुत हम यही कहते हैं कि स्टूडेंट्स जल्दी हार मान जाते हैं, वो हार नहीं माननी चाहिए, मतलब लगे रहना। और मुझे आपकी बात कर रहे हैं कि आप अभी फिर से अटेम्प्ट दोगे, अभी एग्जाम आने वाला है, क्योंकि आप कह रहे हो ना, आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप अभी तैयारी कर ली है, थोड़ा और रिवीजन करोगे, अपने को फिर से मौका दोगे। दे रहे हो इस बार पेपर दिव्यांशु फिर से? हाँ सर, इस बार एक अटेम्प्ट और दे रहा हूँ मैं इस बार। तो बहुत बढ़िया है यार। अच्छा, मुझे एक बात और सर जाननी है आपसे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं कि हम पढ़े कहाँ से, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर प्रैक्टिस बुकलेट्स हमारे पास कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितनी करनी है, और टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है, और कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देना जरूरी है। मतलब आपको क्या लगा कि टेस्ट के दौरान जब मैंने 20 मॉक टेस्ट दे दिए थे तब मुझे लगा अब मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, या फिर सर मुझे 5 मॉक टेस्ट देने पे लग गया कि मेरी प्रिपरेशन पूरी हो गई है। तो क्या लगता है कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने चाहिए, और कितना इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना एग्जाम से पहले? सर नॉन टेक्निकल के लिए तो मैं कहूँगा सर मॉक टेस्ट जितने आप दे सको उतने दो, क्योंकि जब तक आपकी स्पीड नहीं बन जाती वहाँ पे, सर अगर 50 मार्क्स का जो आता है वहाँ पे रीजनिंग, आपको एटलीस्ट 50 मिनट्स में तो कवर कर ही लेना चाहिए। अगर वहाँ पे टाइम बचेगा तभी आगे टाइम मिलेगा, नहीं तो 200 क्वेश्चन देख भी नहीं पाएंगे आप वहाँ। बिल्कुल। सर नॉन टेक के लिए जितना मॉक टेस्ट हो उतना सही, और सर जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए होता है उसमें भी सर मॉक टेस्ट कोई लिमिट नहीं होती सर, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा है, आपके पास जितने क्वेश्चन आ जाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब जितना हो सके, जितना टाइम आपको मिले, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सको उतने ज्यादा लगाओ, ताकि क्वेश्चन से आप लोग ज्यादा सीख पाओगे, ज्यादा डेटा याद कर पाओगे। चलो बहुत बढ़िया है। कॉलेज के साथ कैसे प्रिपेयर किया, मतलब बहुत लोगों को इस टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, मतलब जॉब के साथ बच्चों को दिक्कत आती है, कोई कॉलेज के साथ यार सर कॉलेज के साथ मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज की अटेंडेंस भी मैटर करती है, आपकी गवर्नमेंट एग्जाम का कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो कैसे ये टाइम मैनेजमेंट आपने फॉलो किया, और कॉलेज के साथ कैसे निकाल दिया पेपर पहली बार में? सर कॉलेज में जैसे जो सब्जेक्ट चल रहे थे तो मैं अलग से सर उन्हीं सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करता था, और एक दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कोई उठा लिए, वरना ये भी डर था सर कि वहाँ पे कॉलेज का अगर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगूंगा तो कॉलेज के सब्जेक्ट का एग्जाम कैसे दूंगा सेमेस्टर का। तो सर उस सब्जेक्ट को मैं अच्छे लेवल पे तैयार कर लेता था, जैसे सर कई सारे सब्जेक्ट थे उनको मैंने तैयार कर लिया था कॉलेज के टाइम पे ही। कुछ सब्जेक्ट की नोट्स भी मेरे पास आ गई थी, लेकिन सर वहाँ पे होता है ना कि अगर कॉलेज में अटेंडेंस नहीं जाओगे करने, हम लोग सर प्राइवेट कॉलेज था मेरा, तो अटेंडेंस क्राइटेरिया वो लोग 90% रख दिए थे, 75 भी नहीं। ओके। लगभग डेली कॉलेज जाना पड़ता था। यही था कि जो सब्जेक्ट अभी सेमेस्टर में चल रहे हैं उनकी प्रिपरेशन ऐसी कर लो कि वो बाद में लैग न कर जाए। हम्म। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कॉमन सब्जेक्ट्स को पकड़ो जो आपका कॉमन सिलेबस है। और ये स्ट्रैटेजी मैंने भी ये किसी एक सेशन में बताई थी, जब बच्चे ये पूछते हैं सर मल्टीपल एग्जाम कैसे टारगेट करें, तब भी यही होता है कि आप मल्टीपल एग्जाम के सिलेबस को निकालो, आप देखो कि कितना सिलेबस कॉमन है उनमें से। अब वो कॉमन सिलेबस को अगर आप टारगेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप एक से ज्यादा एग्जाम टारगेट कर देते, और वहां आपका टाइम भी बचता है, टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो ये बहुत अच्छी टिप है जो दिव्यांशु ने सारे कॉलेज के गोइंग स्टूडेंट जितने भी है, जो भी फील कर रहे हैं, सेकंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, जो फाइनल ईयर में होंगे और इस बार 2024 को दे रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक ट्रिक है, टिप भी आप कह सकते हो, कि कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स आप लोगों के चल रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से देखो कि सर कॉमन सिलेबस कौन कौन सा है। जैसे अगर मैं सॉइल की बात करूं तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आप कॉलेज में भी पढ़ोगी, वो हम भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट आप कॉलेज में ही पढ़ोगे, वो हम भी आपको पढ़ाएंगे। कोर कटर मेथड वहां भी पढ़ोगे, मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा। तो जो कॉमन कॉमन पार्ट है वो आपको दोनों जगह काम आएगा, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काम आएगा और आपके मेन कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा। तो बहुत ही अच्छी बात लगेगा ये। तो फाइनली आप बताओ कि घर का माहौल कैसा है, मतलब सिलेक्शन होने के बाद, सरकारी नौकरी लगने के बाद ये सपना एक तरह से पूरा हुआ है, और पापा मम्मी को कितना प्राउड फील हो रहा है या उनकी खुशी कितनी है? ऑल्दो आप तो कह रहे हो कि मैं फिर से दूंगा, मैं तो अभी डिपार्टमेंट CPWD लेना है मुझे, लेकिन मुझे लगता है खुशी का माहौल तो घर पे जरूर होगा। क्या माहौल चल रहा सब लोग बहुत खुश है, कॉल आ रहे हैं लगातार, बाहर से सब जगह से रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं, और घर वाले भी बहुत खुश हैं, पापा भी बहुत खुश हैं। तो घर वालों को तो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था, उन्होंने कभी रोका ही नहीं। जब मैं वहां से प्राइवेट से अपनी रिजाइन किया था तब भी उन्होंने नहीं रोका, अभी भी उन्होंने नहीं रोका। उनका तो ये कहना जो तुम्हारा मन हो करो, हम सपोर्ट कर रहे हो तुम। है? बहुत ही बढ़िया मैम, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए। मुझे यही लगता है
सपोर्ट करे आपको तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो जहाँ आप पहुंचना चाहते हो। बहुत जरूरी है और ये सपोर्ट ना। मैं अभी रिसेंटली अगस्त में मेरी मम्मी को ऑपरेशन भी हो गया था एग्जाम के बीच में ही। तो उस टाइम पे भी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब मुझे ज्यादातर हॉस्पिटल नहीं जाने देते थे कि तुम प्रिपरेशन करो, मैं देख रहा हूँ सब चीज। तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके बच्चे लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक है, वो हमेशा एक सही रास्ते को चूज करना चाहते हैं। उनको जरूरत है कि उनका जब लो पॉइंट आए तब आप उनके हमेशा साथ खड़े रहो, जैसे कि हर एक माँ बाप खड़ा भी रहता है, ठीक है, तो आपको हमेशा उनके साथ खड़े रहना है। दूसरे बच्चों का जो प्रेशर है, उनके रिजल्ट का प्रेशर, वो अपने बच्चे पे नहीं आने देना है, ताकि वो अपने एकदम फ्री माइंड से एग्जाम को टारगेट कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, लाखों में से कुछ बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। और अगर वो अपने घर में भी प्रेशर फील करेंगे उस सिलेक्शन का या रिजेक्शन का, तो मुझे नहीं लगता है एग्जाम सेंटर पे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं अक्रॉस ऑल द स्टेट्स जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो उनको अपने बच्चों को उतना ही सपोर्ट करना है और हमेशा उनके साथ रहना है, चाहे सिलेक्शन हो चाहे रिजेक्शन हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है, इमोशनल सपोर्ट बहुत मैटर करता है किसी भी बड़े एग्जाम को निकालने के लिए। दिव्यांशु, 2024 के स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या फाइनल एडवाइस है कि अभी कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए? 4-5 महीने बचे हैं, क्या फोकस करना चाहिए, टेक्निकल में क्या करना चाहिए और नॉन टेक में क्या करना चाहिए? थोड़ा सा ब्रीफ में बताना, स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करना चाहिए टेक प्लस नॉन टेक दोनों के लिए। सर टेक में सर जैसे आप जो भी सब्जेक्ट अभी कंप्लीट कर रहे हैं उसकी नोट्स अपने से बनाते चले, हैंड रिटन नोट। और कोशिश करें कि उसमें इंपॉर्टेंट मार्क करते चले, क्योंकि कई बच्चों को शॉर्ट नोट बनाने का फिर आइडिया नहीं रहता है। तो जो आप बता रहे हैं क्लास में कि ये इंपॉर्टेंट है तो वही मार्क करते चले। और अगर जो सब्जेक्ट अभी कंप्लीट किया उसका रिवीजन साथ ही साथ उसका पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट भी टाइम टू टाइम देते रहें। और सर जो नॉन टेक होता है उसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि रट के तो नहीं जा सकते उसको। तो जितनी आपका प्रैक्टिस रहेगी आपको हिट कर जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा यहाँ पे। और सब्जेक्ट जो है जीके जीएस है तो सर उसका एमसीक्यू टाइप देखते रहें और सब्जेक्ट वाइज उठा के इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको करते रहें सर क्लियर। और सर मुझे हमने कल अभिषेक से बात की थी, दिव्यांशु आज आपसे बात की, आप दोनों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला है। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी सर, आप इन दोनों ने कभी डिमोटिवेशन की बात ही नहीं करी। जैसे अभी दिव्यांशु ने कहा एग्जाम निकालना था, मैंने तैयारी की, जो प्रॉब्लम्स आई मैंने आराम से वो देखा कि कैसे उनको सॉल्व करना है। तो जितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ उस पर रह जाते हैं कि मैम ये नहीं हो रहा, ये नहीं कर पाएंगे, तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आपको सोचना है जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं इसकी थ्योरी और पढ़ लेता हूँ, थोड़ा और इस पर जाता हूँ तो शायद रहेगा। मतलब ये बहुत बड़ी चीज है जो हमें सीखने को मिली। और जैसा आपने बताया एग्जाम निकालना है तो पहले नोट्स आपके बस प्रॉपर होने चाहिए, है ना। और इम्पोर्टेंट आप साथ साथ इसलिए मार्क करो ताकि जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे तो आपको बताओ कौन सी चीज आपको अच्छे से पढ़नी है, एटलीस्ट, है ना। बिल्कुल मैम। तो दिव्यांशु, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करते हुए। मैं तो आपसे काफी टाइम से कनेक्टेड हूँ, CBT 1 में हमने बातचीत करी, CBT 2 में आपने पूरी गाइडेंस ली है। और अच्छा लगा मुझे जब मुझे देखता हूँ कि आप जैसे बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स हैं जो लाइफ के अंदर बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं और एक सही रास्ते पे जा रहे हैं और एक सही माइलस्टोन को अचीव कर रहे हैं। तो ये बहुत शुभकामनाएं मेरी आपके साथ, और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपनी जर्नी इंजीनियर्स वाला के साथ शेयर करी। और बहुत सारे बच्चों को आपकी जर्नी से मोटिवेशन जरूर मिलेगा, एक पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी कि लाइफ के अंदर आपको अगर कुछ करना है तो आपको पहले उसके लिए ठाननी पड़ेगी, मुझे ये करना ही करना है। आपको डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। आपकी स्टोरी से ये समझ आता है कि आपने प्राइवेट जॉब, जहां आज बच्चा आपकी उम्र का जो बच्चा होगा, अगर उसको मैं किसी प्राइवेट जॉब के अंदर एनरोल करवा दूं या उसको प्राइवेट जॉब मिल जाए और वो एक अर्निंग पोजीशन में है, तो उसके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं उस जॉब को लीव करके मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूं, बिल्कुल प्रॉपर्ली 1 साल बैठ के तैयारी करूं। ये बहुत मुश्किल डिसीजन है जो कि आपने बहुत मेच्योरिटी से इस एज में ले लिया है। तो ये डिसीजन मेकिंग जो होती है लाइफ में आपके बहुत काम आती है। आपके लिए हुए डिसीजंस आपको लाइफ में बहुत आगे भी ले जा सकते हैं और बहुत पीछे भी ले जा सकते हैं, दोनों तरीके से पॉसिबल है। तो जो भी टॉपर्स के माइंडसेट होते हैं जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक पहला है वो आपके साथ पॉजिटिविटी। हम हर सिचुएशन में पॉजिटिव है। मैंने जॉब छोड़ दी लेकिन पॉजिटिव है। मैंने सर हमारे लाइफ में हमारी दूसरा कोई प्रॉब्लम आ रही लेकिन हम पॉजिटिव हैं। एग्जाम के टाइम पर आपकी, जैसा आपने बताया, आपकी मदर की तबीयत खराब थी, एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता है बच्चे के लिए कि अगर आपकी मदर हॉस्पिटल में होती है। तो मुझे पता है जब मेरी मदर हॉस्पिटल में थी तो मुझे याद है मैं बैच लेने जाता था
और मेरा मन नहीं लगता था बच्चों को पढ़ाने में। तो मैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज रहती है कि यार मम्मी की तबीयत सही नहीं है, तो उस चीज को इतनी कम उम्र में, इतनी कम एज में आपने उसको टैकल किया, इमोशनली आपने एक स्टेबिलिटी दिखाई, मेंटल स्टेबिलिटी दिखाई, और डिसीजन मेकिंग, ये छोटी छोटी क्वालिटीज हैं जो आपको एक टॉपर बनाती हैं। तो सारे स्टूडेंट जितने भी आज इस इंटरव्यू को देख भी रहे होंगे, उनको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा, जो दिव्यांशु की जर्नी से। और उम्मीद है जैसा कि ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम CPWD ये निकालेंगे, तो मेरा पूरा ब्लेसिंग दिव्यांशु आपके साथ कि आप नेक्स्ट ईयर CPWD नहीं, आप SSC में ऑल ओवर रैंक 1 लेके आओगे, अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।